हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है जो आपके यूपीएसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल वगैरह जिनकी वैकेंसी आने वाली हैं इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट करेंटली ये क्लास आपकी जो एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को अच्छे से लीजिएगा। आज उसका अगला पार्ट है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत से मोटिवेशन के साथ। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। साथियों, आज यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आया हुआ है। बहुत सारे साथी हमारे होंगे जिनका अच्छे से सिलेक्शन हो गया है, वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जिन साथियों का नहीं हुआ है वो लोग ज़रा सी भी हिम्मत मत हारें, दोबारा फिर से शुरुआत करें, क्योंकि उनके लिए तो ये बेहतर कोटेशन है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। साथियों, दुगनी मेहनत के साथ आप अपना इस बार उत्साह के साथ अपनी तैयारी कीजिए और डेफिनेटली देखिएगा कि अगली बार आपका नाम ज़रूर होगा मेरिट लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है जीएस लक्ष्मी, क्लेयर पोलोसॉक, मिताली राज, चंद्रा नायडू। ये चारों आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इनमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं जो हमें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं बात करूं साथियों, अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है पुरुष टेस्ट में, तो आप याद रखिएगा कि वो कौन है, क्लेयर पोलोसॉक। क्लेयर पोलोसॉक साथियों, ये आपका भारत और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें इन्होंने अंपायरिंग की थी। आप याद रखिएगा, ये चौथे अंपायर की भूमिका में थी साथियों। चौथे अंपायर की भूमिका में ये थी। आप ये क्वेश्चन भी पर याद रखिएगा। और अगर मैं पूछ लूँ ये हैं कहाँ की, तो आप याद रखना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने तीनों फॉर्मेट में ओडीआई, T20 और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में ये अंपायरिंग कर चुकी हैं। तो क्लेयर पोलोसॉक से ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसॉक। मैच कौन सा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और चौथे अंपायर का इन्होंने काम किया था। ओडीआई, T20 और टेस्ट तीनों में इन्होंने अंपायरिंग की हुई है। अगर मैं बात करूँ साथियों, आपका ऑप्शन इसमें पहला है जीएस लक्ष्मी। तो आप जीएस लक्ष्मी के बारे में याद रखना साथियों कि ये पहली मैच रेफरी है। ये पहली मैच रेफरी है। तो इनसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, इसीलिए आप याद रखिएगा। और वो मैच कौन सा था, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले तो आप याद रखना हांगकांग वर्सेस आयरलैंड। ये हांगकांग वर्सेस आयरलैंड का मैच था साथियों, जिसमें इन्होंने रेफरी का काम किया था। और वो कौन थी, जीएस लक्ष्मी। अगर साथियों मैं बात करता हूँ मिताली राज की, तो आज के टाइम पे मिताली राज से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो आप याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों डबल सेंचुरी या फिर आप दोहरा शतक बोल सकते हैं, सबसे पहले मिताली राज ने लगाया था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक सबसे पहले मिताली राज ने लगाया था। और याद रखिएगा इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि ये महिला टीम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस है मिताली राज। तो इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, अभी नहीं तो आगे वाले एग्ज़ाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको सारे पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो आप याद रखना दोस्तों, राजस्थान से। ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती हैं। और ये पहली महिला खिलाड़ी हैं साथियों जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये पहली महिला प्लेयर हैं। आप याद रखिएगा, अभी हाल ही में 12 लोगों को दिया गया है जिसमें इनको भी मिला है। तो पहली महिला प्लेयर हैं क्रिकेट की जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वनडे खेलने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है अभी तक महिलाओं में। वनडे सबसे ज़्यादा इन्होंने अभी तक खेला है, 220 के पास में। ये कुछ क्वेश्चंस आप मिताली राज से दोस्तों याद रखना।
अगर मैं बात करता हूँ चंद्रा नायडू के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे देश के सबसे पहले टेस्ट कप्तान जो थे सी के नायडू, ये उनकी बेटी हैं और ये महिला कमेंटेटर हैं। ये महिला कमेंटेटर हैं, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो ये मैंने साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से बन रहे थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्लेयर पोलोसॉक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। 4th अंपायर का काम इन्होंने किया है। ODI, T20 और टेस्ट में इन्होंने अंपायरिंग की है। अगर मैं बात करूं साथियों GS लक्ष्मी के बारे में, तो ये पहली मैच रेफरी हांगकांग वर्सेस आइलैंड। मिथाली राज के बारे में बात करता हूं साथियों, तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक इंग्लैंड के खिलाफ मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, वनडे सबसे ज़्यादा खेलने वाली। इनसे हाल ही में भी एक करंट का क्वेश्चन सब बना हुआ है। कुछ साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा महिलाओं में रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं दोस्तों चंद्रा नायडू के बारे में, तो ये हमारे देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी हैं और ये पहली महिला कमेंटेटर भी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों बनते थे आपके यहाँ से। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व धरोहर गुजरात में नहीं है? साथियों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व धरोहर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर, कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमारे देश के सम्मान के लिए या फिर उनकी चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उनका होता है। तो उसको हम विश्व धरोहर बोलते हैं, जो विश्व के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो गुजरात में नहीं है और वो विश्व धरोहर है? तो बात करूं साथियों मैं धौलावीरा की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी 40वीं हेरिटेज साइट बनी है। तो आप याद रखिएगा ये भी गुजरात में ही है। रानी की बाव ये भी गुजरात में है और अहमदाबाद ये भी गुजरात में है। अहमदाबाद और जयपुर ये 2 शहर हैं, ये आप याद रखना दोस्तों। और बात करता हूँ साथियों मैं रामप्पा मंदिर की, तो आपका आंसर हो जाएगा रामप्पा मंदिर। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, ये आप याद रखिएगा। आइए साथियों अब हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे कितनी विश्व धरोहर हैं। तो अगर मैं वर्तमान में बात करूं या फिर आप कह सकते हैं 2021 में टोटल कितनी विश्व धरोहर हैं, तो आप याद रखना दोस्तों वो कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 हैं। क्या? विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको बोलते हैं, विश्व धरोहर। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं इन 40 में, तो आप याद रखिएगा कि 32 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक हैं और एक साथियों आपका मिश्रित है, एक आपका मिश्रित है। ये क्वेश्चन साथियों आपका बनता है मिश्रित साइट। तो आप याद रखिएगा कि मिश्रित साइट एकमात्र खाली है और वो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और ये है कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए ये सिक्किम में है। तो ये क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा और इसको 2016 में शामिल किया गया था मिश्रित साइट, मतलब विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टोटल 40 हैं, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। अगर मैं टोटल पूरे विश्व की बात करता हूँ साथियों, टोटल पूरे वर्ल्ड में कितनी है? तो आप याद रखना 1154 टोटल जो है विश्व धरोहर हैं, बाकी ये बढ़ती रहती हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर की बात करूं साथियों जो भारत में है, तो उनमें से आप कुछ को नोट कर लीजिएगा, जैसे कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, ताजमहल, सूर्य मंदिर, लाल किला, बाकी और कई सारे आपके नेशनल पार्क हैं, कान्हा हो गया। बाकी मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद, जयपुर, रानी की बाव, रामप्पा मंदिर, तो ये कुछ आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं साथियों।
अगर मैं बात करता हूँ कि ये दोनों, तो आप याद रखिएगा कि ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। आगरा का आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है, ये आपका उड़ीसा में है, और लाल किला आपका दिल्ली में है, और ये दोनों आपके यूपी में है। तो ये साइटें साथियों आपसे पूछ लेता है। ये सब 1983 में जो है इनको शामिल किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा। साथियों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप याद रखना कि कौन सी विश्व धरोहर गुजरात में नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रामप्पा मंदिर, क्योंकि वो तेलंगाना में है, और वो 39वीं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 40वीं आपकी धौलावीरा है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, और ये भी करंट की न्यूज़ है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल भारत में कितनी है, तो आप याद रखिएगा 40 हैं। और साथियों रामसर जो होता है, आप वो भी याद रखिएगा, आर्द्र भूमि वाला, वो आपकी टोटल 46 है, और ये आपका 40 है। 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सी है आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, 2016 में इसको शामिल किया गया था, और पूरे विश्व में 1154 है। ठीक है दोस्तों, 2 शहरों के बारे में बता दूं आपको, तो वो अहमदाबाद और जयपुर, 2 शहर भी इसमें शामिल हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप सबको हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिला होगा कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो कहाँ का बनाया गया है। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूँ कि कहाँ का नेशनल पार्क है ये, तो आप याद रखना साथियों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये आपका असम राज्य में पड़ता है। अब अगर साथियों मैं असम राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में बात करूं, तो आप याद रखना काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, ये कुछ साथियों इंपॉर्टेंट हैं आपके देहिंग पटकई। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क असम में ही है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों बिहार के बारे में, तो आप बिहार में याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि आपका बिहार में है। अगर मैं साथियों बात करता हूँ उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में आप याद रखिएगा कि उड़ीसा में आपको भीतरकनिका आप याद रखिएगा, यहाँ पर भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों आपके उड़ीसा में हैं जो महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि आपका बिहार में है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकई असम में है। मणिपुर में आप सबको मैंने बताया है, हमेशा बताता रहता हूँ, काबुल लामजाओ, क्योंकि ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सी झील में है, आप याद रखिएगा। आइए हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया कि इसका नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में, याद रखना दोस्तों। दाचिंगम नेशनल पार्क, ये आप याद रखना दोस्तों। ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दाचिंगम है आपका। अगर मैं बात करूं साथियों गिर नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखना साथियों, गुजरात, ये आपका गिर जो है गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है साथियों। अगर मैं बात करता हूं आपसे हेमिस, आपके एग्ज़ाम में पूछता है हेमिस नेशनल पार्क, तो ये साथियों आप याद रखिएगा, ये लद्दाख में है आपका, लद्दाख में हेमिस है। इधर मैं लिख देता हूँ साथियों 2-3 और जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज कर ले रहा हूँ मैं, आप याद रखिएगा जो कुछ और आपके इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें आपका जल्दापारा, ये साथियों आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। कान्हा, ये आपका मध्य प्रदेश में है, आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। केवला देव, ये आप याद रखना साथियों, राजस्थान में।
और पेंच याद रखना दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क ये सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है और सबसे छोटा भी है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ साथियों क्वेश्चन आपके बनते थे इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको बता दिए हैं। आप याद रखिएगा सबसे छोटा और सबसे नवीनतम कौन सा है, वो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों जो मैंने आपको कराए हैं, याद रखिएगा। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किस राज्य में है? असम में है। असम में और भी हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना। उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल। बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे वाल्मीकि। असम में मणिपुर में काबुल लामजाओ, रामगंगा उत्तराखंड में, दाचिंगम श्रीनगर जम्मू कश्मीर, गिर गुजरात, हेमिस लद्दाख में आपका, जल्दापारा वेस्ट बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, केवलादेव राजस्थान और पेंच नेशनल पार्क ये आपका महाराष्ट्र में है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन है? आपको पता होना चाहिए साथियों कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली एक महिला है जिन्होंने भारत का नाम काफ़ी रोशन किया है। तो आइए हम उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन थी। तो आप याद रखना साथियों, वो आपकी हो जाएंगी शिरीषा बांदला। आपके पास साथियों जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करता हूँ साथियों मैं अगर कल्पना चावला के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि ये स्पेस में जाने वाली पहली महिला है। भारतीय, पहली मतलब पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप याद रखना दोस्तों, ये कल्पना चावला थी। अगर मैं बात करूं साथियों, आप याद रखिएगा कि ये गई कौन से सन में थी? तो ये 2003 में गई थी और इनके जो स्पेस शटल का नाम था वो था कोलंबिया। ये आपका साथियों इसलिए पूछता एग्जाम में क्योंकि ये आते टाइम क्रैश हो गया था कोलंबिया, और जिसकी वजह से ये और इनके 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि कल्पना चावला जी की मौत हो जाती है 2003 में। ये स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनके स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, और वहाँ पर नियर अबाउट इन्होंने 16 दिन बिताए थे। 16 दिन बिता करके ये वापस आ रही थी और वापस आते टाइम इनका स्पेस शटल जो था वो क्रैश हो गया था। अगर मैं बात करूं साथियों शिरीषा बांदला की, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा कि ये भारतीय मूल की आप याद रखिएगा, इंडियन मूल की ये तीसरी महिला है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, शिरीषा बांदला ये भारतीय मूल की तीसरी महिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले एग्जाम में तो आप याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगर मैं बात करूं साथियों सुनीता विलियम्स की, तो आप याद रखिएगा कि ये भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है जो स्पेस में गई थी। दूसरी महिला जो स्पेस में गई थी वो कौन है? आपकी सुनीता विलियम है। अगर मैं बात करूं साथियों, आप याद रखिएगा इसमें एक ऑप्शन आपको और दिया हुआ है जोया अग्रवाल के बारे में। तो जोया अग्रवाल साथियों याद रखिएगा कि ये महिला पायलट हैं और इन्होंने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है दोस्तों कि सबसे लंबे हवाई मार्ग पर इन्होंने फ्लाइट को जो है उड़ा करके ये लेके आई हैं। तो आप याद रखिएगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है? तो सैन फ्रांसिस्को, ये आपका अमेरिका में है। वहाँ से इन्होंने फ्लाइट कहाँ लेके आई हैं? ये बेंगलुरु। तो आप याद रखना साथियों, ये अभी ऐसा फीमेल में किसी ने नहीं किया था जिन्होंने जोया अग्रवाल जी ने किया है। और अगर इनकी फ़्लाइट पूछ ले कि ये किस फ्लाइट से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा एयर इंडिया। ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन है? तो वो आपकी शिरीषा बांदला हैं। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। 16 दिन इन्होंने बिताए थे। डेज कितने थे इनके? 16 डेज थे। 2003 में गई थी और इनके स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था जो आते टाइम क्रैश हो गया था। बात करता हूँ साथियों जोया अग्रवाल की, तो ये महिला पायलट हैं और सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक इन्होंने फ्लाइट उड़ाई थी, जो कि दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग पर इन्होंने फ्लाइट उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये एयर इंडिया की पायलट है। बात करूँ साथियों सुनीता विलियम की, तो सुनीता विलियम के बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत की दूसरी महिला स्पेस में जाने वाली हैं और शिरीषा बांदला ये इंडिया की तीसरी महिला हैं भारतीय मूल की जो स्पेस में गई हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए, जिनको जिनको ये आंसर पता है आप लोग ईमानदारी से बिना इस क्वेश्चन को देखे सॉल्यूशन इसका आप हमें कमेंट करके बताइए। कहीं भी आप मत देखिएगा कि आपका नॉलेज कितना है, क्योंकि साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो ऑप्शन रखा है, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। देखिए साथियों, 1857 की क्रांति से मेरा पर्पज़ यही होता है मोस्टली कि मैं आपको यहाँ से जितने क्वेश्चन होते हैं वो मैं करा दूँ, क्योंकि बेसिक तो आपको पता होगा कि झांसी की रानी क्या है, ये क्या है, उन्होंने क्या किया था। तो इसीलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम अब डीपली पूछता है। आपको क्वेश्चन लगेगा कि मैंने पढ़ा तो था 1857 की क्रांति, बट ये चीज़ मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। तो इसीलिए बहुत ढूंढ करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए वो आप कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा बिना इसका सॉल्यूशन देखे हुए। आपके पास ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। अगर मैं बात करता हूं साथियों कि ये सन्यासी विद्रोह, संथाल, नील, पवना, साथियों आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले याद रखिएगा कि सारे के सारे विद्रोह कहाँ पर हुए हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे विद्रोह हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। और इसने बोला है डेट 1857 की क्रांति के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि इसमें से जो भी विद्रोह है, जब तक इनका सन हमको नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनके एक एक जो भी विद्रोह दिए गए हैं इनके बारे में हम अच्छे से आज क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको लाइफ में कभी ये भूले नहीं। तो अगर मैं बात करूं साथियों सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो आप याद रखना दोस्तों, सन्यासी विद्रोह आपका ये 1776 में स्टार्ट हुआ था। 1776 में ये स्टार्ट होता है और एक ही साल में इसको बंद कर देते हैं। और ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी शासन या फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आप बोल सकते हैं, इसको चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप याद रखना साथियों, सन्यासियों के द्वारा। इसीलिए इसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। और ये चलाया कहाँ गया था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बंगाल में। तो 1776 में चलाया गया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सन्यासियों के द्वारा। कहाँ पे, बंगाल में। और रीज़न क्या था साथियों, बस यही था कि उनकी मनमानी, उनका कर टैक्स, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आना और ज़मींदारों को मतलब क्या बोलते हैं, किसानों वगैरह को, इन सबको परेशान करना। तो इन सब के लिए सन्यासियों का एक जो है संगठन उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है 1776 में। ये बहुत दिन तक नहीं चलता, सिर्फ 1 साल चलता है और 1777 में ये बंद हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, बट हिस्ट्री में ये हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह। अगर मैं बात करता हूँ साथियों संथाल विद्रोह के बारे में, तो आप संथाल विद्रोह के बारे में याद रखना दोस्तों। संथाल विद्रोह आपका ये 1855 में स्टार्ट होता है। ये आपका साथियों 1855 में शुरू होता है। और बंगाल, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बंगाल के मुर्शिदाबाद एक प्लेस है, ये वहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। और इसमें जो रीज़न होता है इसको स्टार्ट करने का, तो आप वो याद रखिएगा कि जमींदार, अंग्रेज, इन सब के विरोध में आप याद रखना साथियों कि पहाड़िया जनता, इसको एक और बोला जाता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनता ने क्या किया था, एक तरीके की जो एक समझ लीजिए बंगाल के कुछ पार्ट्स और ये बिहार के भी कुछ पार्ट्स, जो पहाड़ी क्षेत्रों की कुछ जनताएं थी। साथियों हमेशा याद रखिएगा आप कि ये जितने भी विद्रोह हुए हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ हुए हैं। या तो कहीं टैक्स ज़्यादा लगा है, या फिर उन्होंने उनके ऊपर मनमर्जी का अपना जो भी है कि उनकी फ्रीडम को छीन लिया, या उनको ज़बरदस्ती काम करवाते थे, या फिर उनसे टैक्स ज़्यादा यूज़ कर लेते थे। तो इन्हीं सब के चक्कर में ये विद्रोह होते थे। और ये पहाड़िया मतलब जो एक क्षेत्र होता था, ये भागलपुर, बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया में, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विद्रोह किया था, ज़मींदारों और अंग्रेज़ों और वहाँ के महाजन लोग होते थे उन लोगों के खिलाफ़ में। तो इसीलिए इसको पहाड़िया विद्रोह या फिर
संथाल विद्रोह दोनों के नाम से जाना जाता है। ये 1855 में स्टार्ट किया गया था। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है इसके नेता कौन थे या फिर इसके लीडर कौन थे, तो उनके बारे में याद रखिएगा कि सिद्धो और कानू, सिद्धो और कानू, ये दो आदमी थे साथियों, सिद्धो और कानू। ये आप याद रखिएगा कि आधा न है, सिद्धो एंड कानू, ये दो लोग थे इसके जो इन्होंने नेता इसके संथाल विद्रोह के। ये काफ़ी अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स आया था, जिसकी वजह से काफ़ी अंग्रेज़ों और ज़मींदारों को उनको इनकी बातों को मानना पड़ा था। तो आप याद रखना साथियों कि संथाल विद्रोह 1855, सन्यासी विद्रोह 1776। आइए दोस्तों, अब इसी में एक आपका दिया हुआ है अगला पॉइंट, नील विद्रोह। हम नील विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। नील विद्रोह आप साथियों याद रखिएगा कि 1859 में स्टार्ट होता है। और ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने थे ये सारे कहाँ स्टार्ट होते हैं, बंगाल में ही स्टार्ट होते हैं। बंगाल में ये भी स्टार्ट हुआ था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि किसानों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और वो उन्होंने मना कर दिया था क्या, नील बोने से, उन्होंने नील बोने से मना कर दिया था। और इसी को नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों इसके नेता कौन थे, तो आप इनके नेता में याद रखिएगा कि दिगंबर विश्वास और इनके साथ में विष्णु विश्वास। तो आप याद रखिएगा दोनों लोग विष्णु और दिगंबर विश्वासी थे, विष्णु विश्वास। ये नील विद्रोह का था, 1859 में बंगाल में ही हुआ था। अब आखिरी जो एक साथियों आपका बचता है वो है पबना विद्रोह। पबना विद्रोह ये भी साथियों आपका कहाँ हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको कि ये भी बंगाल में ही हुआ है। और ये हुआ था लगान को लेकर के वहाँ के जमींदारों के विरुद्ध वहाँ के किसानों ने किया था। लगान को लेकर के जमींदारों के विरोध में वहाँ के किसानों ने किया था। अगर इसका आपसे ईयर पूछ ले तो आप याद रखना साथियों 1873 के पास में। तो अब हम देखते हैं साथियों हमारा क्वेश्चन क्या था। सन्यासी विद्रोह 1776 स्टार्ट हुआ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सन्यासियों के द्वारा बंगाल में। 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद और भागलपुर के बिहार के कुछ एरिया में संथाल विद्रोह चलाया गया जमींदारों और अंग्रेजों और महाजनों के खिलाफ पहाड़िया जनता द्वारा, जिसे पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। नेता सिद्धू और कानू थे। नील विद्रोह के बारे में बात करूं तो 1859 में बंगाल में चलाया गया, किसानों के द्वारा नील बोने से उन्होंने मना कर दिया था। और नेता जो इनके थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। पबना विद्रोह के बारे में साथियों मैंने बताया आपको, ये लगान को लेकर के चलाया गया था 1873 में जमींदारों के विरोध में। अब क्वेश्चन हमारा साथियों ये था कि 1857 की क्रांति के बाद, तो 1857 की क्रांति के बाद देखिए सन्यासी विद्रोह 1776 में हुआ, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, तो सन्यासी विद्रोह गलत हो जाएगा आपका। अब मैं बात करता हूँ 1855, तो 1857 साथियों बाद पूछा है और आपका ये पहले ही हो गया है 2 साल, तो आप याद रखना आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा। और अब आपके ऑप्शन जो 2 बचते हैं, एक 1859 और 1873, तो जस्ट बाद में आपका नील विद्रोह हुआ था 1859 में, और ये आपका काफ़ी लेट हुआ है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नील विद्रोह। कि 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो आप याद रखिएगा साथियों कि वो आंदोलन था नील विद्रोह। 1859 में शुरू होता है बंगाल में किसानों के द्वारा, और वो नील बोने से मना कर देते हैं। नेता इसके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। उम्मीद करता हूँ साथियों कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप इसको याद रखिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि 1857 की क्रांति के बाद या फिर सन्यासी, संथाल, नील और पबला, ये चारों विद्रोह आपके वहीं के हुए हैं। इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे अब आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपका करंट का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है, या फिर राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति होती है वो उसकी विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं, विधायी, न्यायिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 चीज़ें दी गई हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति होती है वो उसकी न्यायिक शक्ति होती है।
तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की अगर सारे बारे में बात करूँ साथियों, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति होना चाहिए। 54 में उसका जो है बताया गया है निर्वाचन वगैरह, और 61 में अनुच्छेद 61 में उसके क्या बोलते हैं महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और राज्यपाल जो जारी करता है वो 226 के तहत करता है। 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है आपका राष्ट्रपति, और 6 तरीके की रिट जारी करता है आपका राज्यपाल। तो ये सारे क्वेश्चंस आप राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखना साथियों। ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। ज्वाइंट सिटिंग ये बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, और ये कई सारी पोस्टों में मनोनीत करता है, जैसे कि महान्यायवादी हो गए, राज्यपाल वगैरह हो गए। तो ये सब राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है, तो ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन बताया है कि सरल या फिर सरला से आप याद रखिएगा। 79, 80 और 81 यहाँ से आपकी संसद, र से आपका राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप साथियों याद रखिएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति वो क्या होती है, न्यायिक शक्ति होती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर मैं बात करता हूँ साथियों की जैव मंडल रिजर्व के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि भारत में टोटल कितने हैं ये, तो आप याद रखना साथियों, भारत में टोटल जैव मंडल रिजर्व जो है आपका ये 18 हैं। कितने हैं दोस्तों? 18 हैं। और प्रथम जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, आप याद रखिएगा, वो नीलगिरी में, नीलगिरी क्षेत्र में। और ये स्टार्ट कब किया गया था दोस्तों? तो 1986 में, 1986 में इसका स्टार्ट किया गया था। और इसका जो क्षेत्र है साथियों वो तमिलनाडु, केरला और प्लस कर्नाटका, ये 3 स्टेट में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। आप याद रखिएगा 1986 में शुरू होता है। ये पहला जैव मंडल रिजर्व था नीलगिरी, आप याद रखिएगा। भारत में टोटल 18 जैवस्फीयर हैं। सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े जैवस्फीयर की या फिर बायोस्फीयर की, तो आप याद रखना साथियों, सबसे बड़ा जो आपका दोस्तों वो है कच्छ का रण। और ये आपका कहाँ है? ये आपका है गुजरात में। आप याद रखना चाहते हो, जैव मंडल रिजर्व मतलब होता है कि तरह तरह की विभिन्न प्रजातियां उसमें पाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल रिजर्व, जहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज टाइप की चीज़ें होती हैं। और सबसे छोटा अगर मैं बात करूं साथियों, तो आप याद रखिएगा वो पन्ना है। सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, तो आप याद रखना साथियों कि वो पन्ना है। और ये है कहाँ पर? तो पन्ना आपका साथियों पड़ेगा मध्य प्रदेश में। पन्ना सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है कच्छ का रण गुजरात। भारत में टोटल 18 हैं। और मैं बात करता हूँ नीलगिरी के बारे में, तो आप याद रखिएगा 1986 में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में इसका क्षेत्र है। अगर मैं बात करूँ साथियों नंदा देवी के बारे में, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है। और हजारीबाग के बारे में साथियों मैं बात करूँ, तो आप याद रखना ये झारखंड में है। ये झारखंड में है। कान्हा आपको सबको पता है, ये मध्य प्रदेश में है। तो साथियों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैव मंडल रिजर्व से भी, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा साथियों। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ कराता हूँ, डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनेगा तो 99% चांस है कि वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 1-2% साथियों ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, या फिर उसने कोई ऐसा जैव मंडल रिजर्व पूछ लिया, अब 18 के टोटल 18 उसने पूछ लिए, तो अगर आपको वो रटना होगा तो साथियों उसमें आपका ही नहीं मोस्टली लोगों को गलत हो जाएगा। या तो आपको 18 के 18 याद होने चाहिए, तो आप वो सही करोगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप अगर इतना भी तैयार कर लेंगे तो आपके 1 डे एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में वो देखने को ज़रूर मिलेंगे, अगर कोई भी जैव मंडल रिजर्व से क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रथम जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी है, और 1986 में इसको
स्थापित किया गया था? ना अपील और ना दलील का कानून किसे कहते हैं? क्रिप्स मिशन, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन। साथियों, अगर मैं बात करूं ना अपील ना दलील का कानून, तो आप याद रखिएगा कि इसी को कहते हैं काला कानून। काला कानून भी इसी को कहते हैं। इसी को रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। और ये साथियों पारित कब हुआ था? तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप याद रखना ये 1919 में। तो ना अपील और ना दलील का कानून होता था काला कानून या रॉलेट एक्ट, 1919 में आया था। अगर मैं साथियों इसकी विशेषता क्या थी, इसको ऐसा क्यों कहा जाता था, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो छोटे छोटे उस टाइम पर साथियों क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी संगठन वगैरह थे, क्रांतिकारी संगठन या फिर क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों को कुचलने के लिए या फिर इनकी मानसिकता या फिर इनके जो भी एक्शन है उनको ख़त्म करने के लिए इस चीज़ का गठन किया गया था, रॉलेट एक्ट का या काला कानून का। और इसमें साथियों था क्या कि बिना किसी मुकदमे के आप जेल में सीधा डाल सकते हो, जेल आप भेज सकते हो। तो बिना मुकदमा चलाए वगैरह भी आप जेल में डाल सकते थे, जिसका बहुत भारी मात्रा में विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का। ये 1919 में आया था और उस टाइम पर आपको पता है कि 1919 में ही आपका मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है। तो उस टाइम पर जो आपके चेम्सफोर्ड और मॉन्टेन्यू थे ये सचिव और वायसराय थे, तो आप याद रखिएगा। अब इसमें साथियों आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिप्स मिशन, तो मैं अगर क्रिप्स मिशन के बारे में आपसे बात करता हूं तो आप क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखिएगा कि ये 1942 में आया था। और इसका साथियों जो मेन पर्पज़ वैसे क्रिप्स मिशन का है वो आप याद रखिएगा कि इसी टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरू होने वाला था। तो इसमें ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि भारतीय उनका सहयोग करें पूरा, तो जिसके लिए इस मिशन को भेजा गया था। और उस टाइम पर भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिलिंथगो। आप याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो थे। और इस मिशन के हेड कौन थे? तो उनका नाम था स्टैमफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पे था ये स्टैमफोर्ड क्रिप्स के 1942 में आया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का ये सहयोग चाहते थे कि भारत सहयोग करे। और दूसरा इनका इसमें एक और मुद्दा था साथियों कि ये चाहते थे कि जो हमारा संघ है उससे प्रांत या फिर जो भी सूबे या कस्बे थे वो अलग हो सकते हैं और अलग होने के बाद उनको अपना संविधान बनाने की पूरी छूट है। तो कुछ ऐसे प्रावधान क्रिप्स मिशन में थे जो 1942 में लाया गया था। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिलिंथगो। आइए साथियों, आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल आज मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा देता हूँ ताकि आपका यहाँ से कोई डाउट ना रहे और आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। साथियों याद रखिएगा कि ये बिल जब आया था तो उस टाइम पर वायसराय कौन था? तो आप याद रखना दोस्तों, उस टाइम वायसराय था रिपन उस टाइम पर वायसराय था। और इल्बर्ट बिल में साथियों जो बात कही गई थी उसमें आप याद रखिएगा कि जो भारतीय जज थे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भारतीय जज को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया भारतीय जजों को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे, मतलब यूरोप के लोग भी आते थे। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय जजों को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय लोग भी शामिल थे। इसका अंग्रेज़ों ने बहुत भारी मात्रा में विरोध किया था साथियों। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी चीज़ों का फैसला कोई भारतीय नहीं करेगा। इसका बहुत मात्रा में विरोध हुआ और जिसकी वजह से वायसराय को इसको वापस लेना पड़ गया था। तो ये वापस हो गया था, आप ये भी याद रखिएगा। और विरोध किसने किया था?
अंग्रेजों के विरोध के चलते, अंग्रेजों के विरोध के कारण इसको वापस ले लिया गया था। आप याद रखना दोस्तों। और ये आया कब था, इसका सन भी आप याद रखिएगा, 1983 में, 1983 में आया था। कांग्रेस का गठन होने के 2 साल पहले रिपन वायसराय थे और इसमें ये कहा गया था कि भारतीय जजों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय लोग शामिल थे, मतलब भारत के लोग यूरोप के लोगों के या फिर ब्रिटिशियर्स या अंग्रेज़ों का अगर कोई भी उनका अपराध या क्राइम होता है तो उसकी सुनवाई करेंगे, जिसका अंग्रेज़ों ने बहुत ही भारी मात्रा में विरोध किया था, जिसकी वजह से इसको वायसराय को इस बिल को वापस ले लेना पड़ा था। और इसी बिल को साथियों हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। आइए मैं बात करता हूँ, इसमें आपका एक पॉइंट और दिया था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन के बारे में साथियों आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन के बारे में कि ये 1927 में बना था और 1928 में ये भारत पहुंचा था। यहाँ पर बना ये और यहाँ पर ये भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। और भारत में भी साथियों कहाँ पर, लाहौर, सबसे पहले ये लाहौर में आए थे और लाहौर में इसका बहुत ज़ोरों में विरोध हुआ, सबसे बहुत ज़ोरों में बहुत तगड़ा विरोध साथियों लाहौर में हुआ था। और वो विरोध के सबसे बड़े जो नेता थे, अच्छा इसका विरोध क्यों हुआ था, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे, सारे सदस्य वो अंग्रेज़ थे या फिर गोरे थे, आप याद रख सकते हैं, सारे सदस्य अंग्रेज़ थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और विरोध में सबसे जो आगे थे जिन्होंने लाहौर में विरोध किया था वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, आप याद रखना साथियों। और इन्हीं को कहा जाता है शेरे पंजाब। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि शेरे पंजाब, तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय। और इसी विरोध में इनको लाठियों से, उनके लाठी चार्ज में इनके सर पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और इसका जो पर्पस था साथियों साइमन कमीशन का, वो आप याद रखिएगा कि भारत को एक संघ बनाना चाहते थे, ये भारत को एक संघ बनाना चाहते थे। अब आप इसका मतलब समझिए क्या होता है, भारत को एक संघ बनाने का मतलब ये है कि प्रांत और जो भी आपके सूबे वगैरह थे, इन सब चीज़ों को वो एक करके सबका सब पूरा का पूरा जो इनका जो होता है पावर को जो हैंडल करना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती और पूरा पूरा वो ब्रिटिश सरकार एक तरह से पूरे भारत को चलाती, एक तरीके से उन पर पूरा अपना एकाधिकार करके। तो आप याद रखिएगा कि ये साइमन कमीशन 1927 में बना और 28 में भारत पहुंचा। कहाँ पे, लाहौर में। क्यों विरोध किया गया, क्योंकि सारे सदस्य इसके अंग्रेज़ थे और विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था लाहौर में, जिसमें लाठी चार्ज में इनके सर पे चोट लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करूँ साथियों लाला लाजपत राय की, तो इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है और भारत को एक संघ बनाने का इसका प्रस्ताव था साइमन कमीशन का। अगर मैं दोस्तों बात करूं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आइए हम अगले क्वेश्चन, ठीक है साथियों, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर मैं बात करता हूँ साथियों साधु बेट द्वीप की, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप है। इसके पहले तो ये सिर्फ साधु बेट द्वीप कहाँ स्थित है इससे महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी हाल ही में इस पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस द्वीप पर बना दिया गया, जिसकी वजह से ये करंट या फिर आपके स्टैटिक जीके से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है। तो बात करूं साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आप याद रखिएगा वो इसी द्वीप पे है। किस पे, साधु बेट द्वीप पे। साधु बेट द्वीप पे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, साधु बेट द्वीप पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप याद रखिएगा। क्या हुआ, खाना खा रहे हैं, चले जाइए अंदर, चले जाइए, इसको बंद कर दीजिए। खाइए 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 खाइए, आओ खाने का।
वीडियो रोक दिया। हाँ सर रोक दिया, लेकिन मुझे 5 मिनट दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक ठीक कोई बात नहीं।